नमस्कार बच्चों, हमारी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि पिछली 2 क्लासेस में हमने हमारी पोइट्री सेक्शन यानी काव्यांश का द्वितीय लेसन, द्वितीय पाठ मीराबाई के पद, इनका अध्ययन किया। प्रथम पद जिसमें मीरा ने अपने हरि यानी श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा को दूर करने की कामना प्रस्तुत की है, वहां पर वो अपना वाक चातुर्य भी दिखाते हुए श्री कृष्ण को उनके कर्तव्य की याद दिलाती हैं कि आपका नाम यही है कि आप दूसरों का कल्याण करें। और द्वितीय पद जिसमें श्री कृष्ण के प्रति वो हमेशा नजदीक या सामिप्य को प्राप्त करना चाहती हैं और इसी सामिप्य को प्राप्त करते हुए वो सेविका के रूप में अपने सेवा धर्म का भी पालन करना चाहती है। इन दोनों पदों का अध्ययन करने के पश्चात अब आपके समक्ष जो है अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं अभ्यास प्रश्नों पर कुछ चर्चा करते हुए इनके उत्तर जो है हम यहाँ पर अभिव्यक्त करेंगे। जैसा कि आपको श्यामपट पर लिखा दिखाई दे रहा है, आपके इन अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा को हरने की बात कही। अब कैसे प्रस्तुत की है तो हम इसका उत्तर देंगे जो उन्होंने पौराणिक उदाहरण दिए हैं। किन किन लोगों के उदाहरण दिए, तो पहला उदाहरण जहां उन्होंने द्रौपदी का दिया कि द्रौपदी लाज राखी तुरंत बढ़ाई चाहिए, हे श्री कृष्ण आप मेरी पीड़ा को दूर कीजिए क्योंकि आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हो। जिस प्रकार आपने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र को विस्तृत करके उसके सम्मान की रक्षा की, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, जिस प्रकार आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और उस असुर का वध किया, प्रहलाद के जीवन की रक्षा की। जिस तरह बूढ़ तो गजराज राखियों काटी कुंजर की, जिस तरह से आपने डूबते हुए ऐरावत हाथी को न केवल मगरमच्छ के मुंह से बचाया बल्कि उसे सुरक्षित तालाब से बाहर ला करके उसके जीवन की रक्षा की, इसी प्रकार से दासी मीरा लाल गिरधर अरु मारी पीठ। तो मीरा भी आपकी दासी है, आपकी एक भक्त है और आप स्वामी होने के नाते अपनी इस भक्त की पीड़ा को दूर करने का कष्ट करें। इस तरह से मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा को दूर करने की विनती प्रस्तुत की है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, मीरा श्री श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है। जहां तक आपको विदित है, मैंने आपको दूसरे पद का अनुवाद समझाते हुए बताया था कि पहले 4 पंक्तियों में वो ये मानती है कि मैं श्री श्याम की चाकरी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हर समय श्री कृष्ण के समीप रहना चाहती हूँ। बस यही उत्तर यहाँ अभिव्यक्त किया जाएगा कि मीरा श्री श्याम की चाकरी इसलिए करना चाहती है कि क्योंकि वे मानती है कि श्री कृष्ण से दूर रहने के कारण उनका हृदय व्याकुल बना रहता है, इसलिए वो हर समय श्री कृष्ण का सामिप्य प्राप्त करना चाहती है और इसी सामिप्य को प्राप्त करने के लिए वो श्री कृष्ण की सेविका बनकर उनकी सेवा का कार्य करना चाहती है। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मीरा द्वारा श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य कैसे अभिव्यक्त किया गया है। पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण कीजिए कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजयंती माला, इंद्रावन में भेड़ करावे मोहन मुझे वाला। प्रस्तुत उक्त पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को अभिव्यक्त किया है और बताया है कि श्री कृष्ण मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पे धारण करते हैं, मोर मुकुट, पीतांबर सोए पीले रंग के वस्त्र उनके शरीर पर, सामने शरीर पर सुशोभित होते हैं, गल वैजयंती माला और हृदय स्थल पर वो वैजयंती के पुष्पों की माला पहनते हैं। क्या कार्य करते हैं कि वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में गायों को चराने का कार्य करते हैं, गोपाल की भूमिका निभाते हैं मोहन, और इसी कार्य को करते हुए वो सभी के मन को मोह लेते हैं, आकर्षित करते हैं और मोहन मुरली वाला बांसुरी वादन भी किया करते हैं। तो इन सारी बातों के माध्यम से मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का हमारे सामने वर्णन उपस्थित किया है। बेटा आप लोगों को मैंने हमेशा यह सुझाव दिया है कि
जब भी काव्यांश के किसी भी प्रश्न का आप उत्तर उपस्थित करते हो, यदि आपको उस कवि या कवियत्री की कविता की पंक्तियां याद है तो वहां उत्तर के अंत में उसे इस तरह से जरूर उपस्थित करें कि इसे काव्यांश को मीरा ने अपने शब्दों में इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले में जयंती माला और वृंदावन में देहु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पर इस प्रश्न की भी यहाँ पुष्टि होती है। यहाँ आता है मीरा की भाषा शैली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को हमेशा आप अच्छे से तैयार करके रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मीरा की भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आपको प्रथम अध्याय कबीरदास में भी मैंने बताया था कि उसकी मिली जुली खिचड़ी भाषा या सदुपरी भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उसे वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा जाता है, वैसे ही प्रश्न यहाँ उपस्थित है। मीरा की भाषा कैसी है और शैली कैसी है, ध्यान दीजिएगा। भाषा में तो सामान्य भाषा आती ही है, शैली यानी लिखने का ढंग। लिखने के ढंग में छंद, अलंकार और वो समस्त तत्व शामिल किए जाते हैं वो जो इस भाषा को चमत्कारिक रूप प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले जो मुख्य तथ्य है वो यही है कि मीरा का जन्म राजस्थान प्रदेश से हुआ, यानी बचपन से ही वो राजस्थान से जुड़ी रही, इसलिए उनकी मूल भाषा राजस्थानी थी। वो कृष्ण भक्त कवियों और कवियत्रियों में भी अपना एक स्थान प्राप्त कर चुकी हैं और अधिकतर कृष्ण भक्त कवि या कवियत्री जो हैं उनकी पदों की भाषा ब्रज भाषा रही है। मीरा जीवन के अंत समय में राजस्थान से गुजरात और फिर ब्रज प्रदेश की यात्रा पर भी गई थी, इसलिए उनकी भाषा में ब्रज के शब्द और गुजराती के शब्द भी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे पंजाबी और खड़ी बोली का पुट भी दृश्यगत होता है। मीरा की भाषा के बारे में कहा जाए तो यह कथन उपयुक्त है कि इसकी भाषा शुरू से लेकर अंत तक सरल, सहज और प्रवाहमयी बनी हुई है, यानी लयबद्ध तरीके से है। जहां जहां पंक्तियां हैं अंत में उन पंक्तियों में तुकबंदी मिलती है, राइमिंग वर्ड्स मिलते जुलते हैं। जैसे हरि आप हरो जन की वीर, द्रौपदी लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, और बुढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। तो पीछे इस तरह से तुकबंदी मिलते हुए शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। मीरा की भाषा शीघ्र और आसानी से समझ आने वाली है। यहाँ इतनी सरल और सुबोध है कि इस भाषा से संबंधित पदों को गीत के रूप में गाया गया है और इनकी कविताओं को भजन के रूप में गाया और सुना भी जाता है। तो यहाँ पर भाषा और शैली में क्या है, मीरा ने अपनी भाषा को और ज्यादा चमत्कृत बनाए रखने के लिए इसमें अलंकारों का भी पुट दिया है और वहाँ अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा और रूपक इस प्रकार के अलंकार दिखाई देते हैं जो इनकी भाषा को और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। तो यहाँ मीरा की भाषा शैली की समस्त विशेषताएं आपके समक्ष उपस्थित की गई हैं। दोबारा से देखिए, मीरा की भाषा मूल रूप से राजस्थानी थी। मीरा कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई थी, इसलिए कृष्ण भक्त कवियों की अधिकतर भाषा ब्रज भाषा थी। मीरा भी ब्रज प्रदेश और गुजरात की यात्रा कर चुकी थी, इसलिए उनकी भाषा में राजस्थानी मिश्रित गुजराती और ब्रज भाषा के शब्द भी दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द भी दृश्यगत होते हैं। और मीरा की भाषा शुरू से लेकर अंत तक सरल, सहज और प्रवाहमयी है, यानी लयबद्ध तरीके से। कहीं भी कोई रुकाव या ठहराव या बाधा दिखाई नहीं देती है। मीरा के पदों के पंक्ति के अंत में तुकबंदी मिलती है और मीरा के पद इतने सरल और सहज है कि इन्हें गीत के रूप में गाया जाता है, भजन के रूप में गाए और सुने जाते हैं। मीरा की भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कई अलंकार भी प्रयुक्त किए गए हैं, जिनमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और उपमा आदि के दर्शन होते हैं। इस प्रकार मीरा की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं आपके समक्ष उपस्थित की गई है। यहाँ पर अंतिम प्रश्न दिया गया है कि कृष्ण को पाने के लिए मीरा क्या क्या कार्य करना चाहती है। तो जो पूरा पद है उस पूरे पद में सिर्फ कृष्ण के सौंदर्य की 2 पंक्तियों को छोड़ दो और बाकी सारे पद की जो पंक्तियां हैं वही यहाँ पर आशय सहित उत्तर के रूप में अभिव्यक्त की जाएंगी। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती है
और चाकरी करते हुए वो सेविका के रूप में सेवा धर्म को निभाना चाहती है। क्या क्या कार्य करना चाहती है कि चाकर रहचू बाग लगाचू नित उत दर्शन पाशू जी। क्या कहती है कि मैं चाकर यानी सेविका के रूप में बाग लगाचू, वन उद्यान बगीचे निर्मित करूंगी और नित उत प्रतिदिन उठ करके दर्शन पाशू जी आपके दर्शनों का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पाशु, तीनों बातें खर्ची। खर्ची यानी सार्थक होना, अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाना चाहती है। चाकरी में दर्शन पाशु, चाकर यानी सेविका के रूप में वो श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेंगी। सुमरन पाशु खर्ची, और खर्चे के रूप में, वेतन के रूप में, मेहनतानी के रूप में वो श्री कृष्ण का हर समय स्मरण प्राप्त करेंगी। भाव भक्ति जागीरी पाशु, और श्री कृष्ण से जागीर या उपहार के रूप में कृष्ण के भावों की भक्ति प्राप्त करना चाहती हैं। आगे क्या है, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं विचित राखूं भारी। मीरा ये चाहती है कि वो बड़े बड़े भवन यानी महलों का जब भी निर्माण करे उनके बीच बीच में खिड़की का स्थान रख दे, जिनमें से वो श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त कर सके। और मीरा ने आगे बताया है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ विच विच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पाशु पहन कुसुम्बी साड़ी। और वो लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात के समय वे यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के दर्शनों का सुख प्राप्त करना चाहती है। तो सेविका के रूप में मीरा श्री कृष्ण के सेवा कार्य को निभाते हुए ये समस्त कार्य करना चाहती हैं ताकि वह श्री कृष्ण के सामिप्य को प्राप्त कर सके। तो यहाँ बेटा ये सभी पांचों प्रश्न पूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष उपस्थित किए गए। अब बात आती है कि कुछ पंक्तियां दी गई है और प्रश्न किया गया है कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बेटा जो पुराने बच्चे हैं उन सभी को पता है कि अगर आशय स्पष्ट करो या भाव स्पष्ट करो आपके समक्ष प्रश्न होता तो मैं उस प्रश्न को करने के लिए आपको नहीं कहती, क्योंकि अनुवाद में हमने इसका आशय स्पष्ट कर दिया और विशेष के पॉइंट्स में इसका भाव भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय आता है किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे मैं यहाँ पर कुछ बातें अंकित करना चाहती हूँ ताकि आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हो सके। काव्य सौंदर्य यानी कविता की सुंदरता। कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दो कारक काम करते हैं। एक तो आता है कविता का भाव पक्ष और दूसरा आता है कविता का कला पक्ष, जिसे आप भावात्मक सौंदर्य कहते हैं और इसे आप कलात्मक सौंदर्य कहते हैं। कलात्मक सौंदर्य कहते हैं। भाव पक्ष में तो कविता की अनुवाद से संबंधित सामान्य आशय भी आता है। इसमें हम सामान्य आशय या अनुवाद अभिव्यक्त करते हैं और इसमें क्या विशेष भाव या विचार या शिक्षा प्रस्तुत की गई है ये बातें हम स्पष्ट करते हैं। लेकिन कला पक्ष, कला यानी आर्ट यानी किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए जो कारीगरी दिखाई जाती है। अब यहाँ पर कविता को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें काम आती है। एक तो उस कविता की भाषा, एक उस कविता में प्रयुक्त छंद, एक उस कविता को आकर्षक बनाने के लिए प्रयुक्त अलंकार और भी अन्य यहाँ पर कई ऐसे तत्व हैं जिनमें आ जाती है कोई विशेष सीख। यहाँ सीख भी हम उद्घृत कर सकते हैं। भाषा, छंद, अलंकार ये तो महत्वपूर्ण है ही। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि अब आप कक्षा 9 से कक्षा 10 में प्रवेश कर चुके हैं, तो जहाँ स्थिति अगर ऊपर की ओर आती है तो वहां पर हमें थोड़े सोचने और विचारने का नजरिया भी बढ़ाना पड़ता है। यहाँ जो हमने पद पढ़े हैं उन पदों में मुख्य रूप से कौन सा रस अभिव्यक्त होता है। रस का अर्थ है कविता से कौन सा आनंद प्राप्त होता है। अब यहाँ आनंद के रूप में अगर कबीर के पदों की बात की जाए तो कबीर ने मुख्य रूप से कौन से पद प्रस्तुत किए हैं। लोक रीति नीति यानी शिक्षा दी है उन्होंने, साखियां प्रस्तुत की। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने भक्ति भी बताई। क्या भक्ति कि उन्होंने बताया कि ईश्वर के दर्शन आप अपने भीतर कर सकते हो, उसके लिए तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं है। बस वही चीज जो है
कविता में वह कविता किस भाव से परिपूर्ण है और उस भाव को पढ़ने के पश्चात व्यक्ति को कैसा आनंद प्राप्त होता है, वही रस कहलाता है। अब यहाँ मीरा के पदों की अगर बात की जाए तो पहला पद जो दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में पूछा गया है, हरि आप हरो जनकी की, द्रौपदी ने लाज राखी तुरंत बढ़ाई चीर, और भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। तीर, चीर, शरीर। पहली बात यहाँ पर कलात्मक सौंदर्य में हम क्या बताएंगे कि मीरा के पदों में तुकबंदी मिलती है। ठीक है, भाषा के अर्थ में यहाँ पर मूल रूप से राजस्थानी, मिश्रित, ब्रज और गुजराती भाषा के शब्द हैं। छंद के रूप में यहाँ मीरा के मुख्य रूप से पद प्रयुक्त किए गए हैं। अलंकार के रूप में यहाँ मुख्य रूप से अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं उपमा और रूपक अलंकार उपस्थित किए गए हैं। कहीं कहीं पर मीरा ने दृष्टांत यानी उदाहरण के द्वारा अपनी बात कही है। जैसे पौराणिक उदाहरण दिए तो वहां दृष्टांत अलंकार भी लिखा जा सकता है। अब बताइए यहाँ रस कौन सा है? तो मीरा के जितने भी पद है वो किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो यहाँ कविता से जो आनंद मिलता है वो कौन सा है? भक्ति से संबंधित। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भक्ति रस या भक्ति की आनंद की अनुभूति होती है। ये सारे जो मुख्य बिंदु है ये इस कविता के कला पक्ष को सुदृढ़ बनाते हैं। तो काव्य सौंदर्य का एक जो पक्ष है उसका हमने अध्ययन कर लिया। इस पक्ष से आप पूर्णतया परिचित है। भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष में कविता का सामान्य आशय और वह कविता कौन सा मुख्य भाव प्रयुक्त कर रही है उसके बारे में दिया गया होता है। तो यहाँ पे जो है बेटा ये कविता का काव्य सौंदर्य कैसे स्पष्ट करना है ये बातें मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी है। कि काव्य सौंदर्य को अगर आपके सामने प्रश्न के रूप में दिया जाए तो बेटा आप लोगों ने देखा है कि हर बारी जब भी अनुवाद हम कर लेते हैं, अनुवाद के अलावा प्रसंग व्याख्या में आता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये हमारा काम अगर आशय स्पष्ट करो या भाव स्पष्ट करो तो वो हमने पहले ही कर लिया, उसके पूर्व में ही हमने उसको कर लिया है। लेकिन प्रश्न को आपके सामने उपस्थित करने का अगर प्रारूप बदल दिया जाए तो उसका उत्तर भी हमें थोड़ा सा प्रारूप बदल कर ही देना है। प्रश्न पूछा गया कि संबंधित कविता का काव्य सौंदर्य उपस्थित कीजिए। अब जब भी काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो हम बताएंगे कि प्रस्तुत कविता के काव्य सौंदर्य के मुख्य रूप से दो पक्ष हैं। एक तो कविता का भाव पक्ष और दूसरा कविता का कला पक्ष। जब भी भाव पक्ष को प्रस्तुत किया जाता है तो उस कविता की मुख्य रूप से सामान्य अनुवाद या आशय को स्पष्ट करते हैं और इसके साथ ही उस कविता का जो भाव या विचार उपस्थित होता है उसके बारे में लिखा जाता है। जैसा कि मीरा का पहला पद हरि आप हरो जनकी पीर, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपने उद्धार की कामना प्रस्तुत की है और इसके लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक उदाहरण भी वहां पर प्रयुक्त किए हैं ताकि श्री कृष्ण को वो उनके कर्तव्य की याद दिला सके। इसलिए मीरा कहती है कि हे श्री कृष्ण आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए, क्योंकि द्रौपदी की राजरा के तुरंत आपने हरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र को विस्तृत करके उनके सम्मान की रक्षा की और इसी तरह से अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के जीवन की रक्षा करने के लिए असुर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। इसी तरह आप मेरी पीड़ा को दूर कीजिए। अब बात आती है कला पक्ष। कला पक्ष में महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला भाषा, इसकी भाषा कौन सी है, इसमें कौन से छंद प्रयुक्त किए गए हैं, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, मूल रूप से कौन से भाव या भक्ति कौन से रस से परिपूर्ण छंद या कविता है और यहाँ किस कविता के अंत में तुकबंदी मिलती है या नहीं। ये सारे मुख्य बिंदु यहाँ कला पक्ष में उपस्थित करेंगे, तभी आपका ये एक प्रश्न पूरा होगा कि इस प्रकार इस कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया गया है। जैसा कि दूसरी पंक्ति यहाँ पर दी गई है, बूढ़ तो गजराज राखियो काटे कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर अरो मारी भीर। यहाँ पर वो जो पहला पद है उसी की अधूरी पंक्तियों को दिया गया
कि जिस तरह से आपने नदी में डूबते हुए ऐरावत हाथी की रक्षा की और उसकी पीड़ा को दूर किया, उसी तरह से मीरा भी आपकी दासी है, आपकी भक्त है, और आप इस भक्त की रक्षा करने के लिए, इसके कष्टों को दूर करने के लिए, इसका कल्याण करने के लिए कोई ना कोई कारण उपस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसका आशय हो गया और ये एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि काव्य की जो कला पक्ष है वो इन्हीं मुख्य बिंदुओं से यहाँ पर साकार होता है। अगली पंक्ति जो आपके सामने यहाँ प्रश्न में पूछी गई है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और यहाँ इसी पंक्ति में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। तीनों बातें सरसी पंक्ति के माध्यम से मीरा ने कौन सी तीन इन विशिष्ट बातों की चर्चा की है जिसमें वो अपने जीवन का कल्याण मानती है या सार्थकता मानती है। पहली बात, चाकरी में दर्शन पास्यू, सुमरन पास्यू खर्ची, भक्ति भी जागीरी पास्यू, तीनों बातें सरसी। तो मीरा ने माना है कि चाकरी यानी सेवा धर्म का पालन करते हुए वो श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेगी और सेवा कार्य के बदले जो मेहनताना मिलता है उसमें वो श्री कृष्ण के भावों का स्मरण करती रहेगी। और जिस तरह से कोई स्वामी अपने सेवक से प्रसन्न होकर उसे कोई जागीर यानी एक भूभाग उपहार के रूप में देता है, उसके बदले में मैं श्री कृष्ण के भक्ति भाव को प्राप्त करूंगी। अगर ये तीनों बातें मुझे मिल जाती है, यानी श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण का स्मरण, उनके भावों की भक्ति, तो इन तीनों बातों में ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसलिए इन पंक्तियों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ अंतिम प्रश्न के तौर पे दिया गया है, जो आपके यहाँ शामपट पर भी मैंने उद्धृत किया है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। हमारे इस कविता में इन शब्दों का राजस्थानी मिश्रित या ब्रज भाषा से संबंधित पुट रखा गया है। इन शब्दों को जो हम व्यवहारिक भाषा में जिस रूप में अपनाते हैं उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर चीर, चीर का यहाँ पर क्या अर्थ आता है? चीर यानी वस्त्र या कपड़ा, दयो यानी धारण किया, कुंजर यानी हाथी या हस्ती, बिंद्रावन यानी वृंदावन, रहस्यो यानी रहूंगी, राखो यानी रखना, बूढ़ता यानी डूबता, लगाशियो यानी लगाऊंगी, घना, हिवड़ो घना अधिक, घना यानी अधिक या ज्यादा या बहुत, सरची यानी सार्थक होगा, यहाँ हिवड़ा यानी हृदय और कुसुमी यानी लाल रंग की। तो यहाँ इन शब्दों का जो प्रचलित रूप है, जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है, वो आपके सामने स्पष्ट किया गया। यहाँ हमारा ये जो द्वितीय लेसन है मीरा के पद, वो पूर्ण होता है। आपके यहाँ योग्यता विस्तार के प्रश्नों में एक प्रश्न दिया गया है कि वैसे तो दिया गया मीरा के पदों को याद कीजिए, उसके कैसेट वगैरह सुनिए, इन प्रश्नों पे भी ध्यान दीजिएगा बेटा। आगे का प्रश्न दिया गया है कि मीरा ने श्री कृष्ण के यहाँ पर कई अवतारों की चर्चा की है। जैसे भाई उन्होंने प्रहलाद को बचाया तो कौन सा रूप धारण किया? नरसिंह का रूप धारण किया, है ना। तो इस तरह से वहाँ हरि के कई अवतार गिनवाए गए हैं। तो हरि के महत्वपूर्ण कौन कौन से अवतार हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी दूरदर्शन की श्री कृष्ण का जो सीरियल आता है उसमें शुरू से लेके अंत तक जो श्री कृष्ण हरि यानी विष्णु के जो अवतार हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। ये कई ऐसे पौराणिक चीजें हैं जो हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अवतार लिया श्री विष्णु का, उस अवतार में दिया गया मत्स्य अवतार, दूसरा कच्छप अवतार, तीसरा वामन अवतार, चौथा परशुराम अवतार, पांचवा श्री राम अवतार, फिर कृष्ण अवतार, और इस तरह से आगे जो है कई अवतारों की चर्चा की गई है। तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। हालांकि प्रश्न पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ हमारा ये जो लेसन है ये पूर्ण होता है। अब आगे की कक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय जो आगे की कक्षा में हम लेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वह विषय जो है वो है आपका राइटिंग सेशन से रिलेटेड है टॉपिक पत्र लेखन। जब आप 9th क्लास में थे तो आपने पत्र लेखन में किया था। कौन से पत्र किए थे? हमने अनौपचारिक पत्र किए थे।
अनौपचारिक पत्र हमने किए थे, उसमें सबसे पहले क्या आता है, प्रेक्षक का पता, फिर उसका एड्रेस वगैरह जो साथ में आ जाता है नाम के साथ ही, फिर आप संबोधन देते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु देने के साथ साथ लास्ट में जो दूसरा अपना नाम जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम और पता दे देते हैं, है ना। तो वहां पर ये अनौपचारिक पत्र था, लेकिन हमारे 10th के अंदर मूल रूप से औपचारिक पत्र हैं, फॉर्मल लेटर है, और इन फॉर्मल लेटर्स का भी अलग अलग विभाजन किया गया है। इनमें सबसे पहला औपचारिक पत्र के रूप में कोई निवेदन पत्र है जिसे प्रार्थना पत्र कहते हैं, निवेदन पत्र है जिसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? औपचारिक जो किसी कार्यालय से संबंधित होता है, और अनौपचारिक जो निजी पत्र होता है, जो हम अपने सगे संबंधियों को या जानकारों को लिखते हैं, संबंधियों या जो जानकार हैं, हमारे परिचित हैं, उन्हें लिखते हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन में सबसे पहले बात आती है, पत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के विषय में हमने जानकारी कक्षा 9 में हासिल कर ली थी। इन अनौपचारिक पत्रों में मुख्य रूप से इन्हें निजी पत्र की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि ये जो है हम अपने ही रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और परिचित लोगों को ही लिखते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र जो मुख्य रूप से कार्यालय से संबंधित माने जाते हैं, कार्यालय से संबंधित पत्रों में हम किसी अधिकारी को, किसी विशेष पद वाले व्यक्ति को हम अपना कोई ना कोई विशेष कारण संबंधित पत्र जो है वहां पर लिखते हैं। अब यहाँ पर इन औपचारिक पत्रों को किन अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है, वो है, सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, जो हम विद्यालय स्तर पर अपने ही विद्यालय के या किसी अन्य विद्यालय के प्रधानाचार्य या मुख्य रूप से वहाँ के प्रधानाध्यापिका को लिखा करते हैं, प्राचार्य को लिखा करते हैं, जिसे विद्यालय स्तर पर या कॉलेज स्तर पर लिखा भी जाता है। यहाँ पर यह आ जाता है निवेदन पत्र। दूसरा आता है यहाँ पर व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र के साथ साथ मुख्य रूप से बड़े कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र। और आप किसी बड़ी संस्था में कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को योग्यताधारी मानते हैं, और इसी योग्यताओं के आधार पर कुछ मानदंड प्रस्तुत करते हुए आप अपने आप को उस पद के योग्य साबित करना चाहते हैं। उसके लिए आप वहाँ पर जो पत्र काम में लेंगे वो कहलाएगा आपका आवेदन पत्र। ये इस तरह से जो औपचारिक पत्र हैं वो हमें हमारे इस पाठ्यक्रम में ध्यान में रखने हैं, और इनका किस तरह से प्रारूप है, उस प्रारूप को हम किस तरह से लिखेंगे, इसके विषय में जानकारी देती हूँ। सबसे पहले बात आती है औपचारिक पत्र के प्रारूप की। तो प्रारूप से संबंधित जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं उनको आज हम इस कक्षा में कर लेते हैं, और आगे की कक्षा में पूरे प्रारूप को पढ़ेंगे। तो जब भी औपचारिक पत्र लिखा जाता है, औपचारिक पत्र लिखा जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहला बिंदु आता है यहाँ पर, जिसे हम लिख रहे हैं। हमने जिसे लिखा है, यानी हमने किसको लिख रहे हैं, हम उसका पद, नाम, पता एवं दिनांक दे देते हैं। जैसे अगर प्रार्थना पत्र लिखा गया है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी कौन से स्कूल के हैं, स्कूल कहाँ पे है, और डेट आ गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आता है विषय से संबंधित। किस विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं। फिर अब जब आपने विषय अंकित कर दिया, तो आप संबंधित व्यक्ति जो आपसे अधिक पदधारी है, तो आप उसको संबोधन क्या दोगे। संबोधन यहाँ पर क्या आएगा, आदर सूचक संबोधन। तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा आएगा विषय वस्तु। जो आपने विषय ऊपर मेंशन किया है, उसकी विषय वस्तु को थोड़ा डिटेल में हम वहां पर प्रस्तुत करेंगे। और लास्ट में आ जाएगा प्रार्थी, यानी जो प्रार्थना करने वाला है उसका अपना नाम और उसका पता।
तो ये महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं जिन्हें औपचारिक पत्र में हमें पालन करना है और इसी आधार पर हमारी औपचारिक पत्र का एक प्रारूप तैयार होता है। उदाहरण के साथ इस प्रारूप को हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना काम नियमित रूप से